राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अपने पराये की पहचान। यानी अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सुधांशु बाबू एक रिटायर प्राइवेट कर्मी थे। परिवार में उनकी पत्नी सहित कुल जमा 7 बड़े और 3 बच्चे हैं, जिनमें उनका बड़ा बेटा संजय और संजय की पत्नी और संजय के 2 बच्चे, और सुधांशु बाबू का दूसरा बेटा विजय, उसकी पत्नी और उसका 1 बच्चा। इसके अलावा सुधांशु बाबू की एक बेटी थी जो थोड़ी मानसिक अविकसित थी, मगर सामान्य रूप से वह अपने काम कर लेती थी। और एक तीसरा बेटा था उनका अजय, जो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश कर रहा था। सुधांशु बाबू की रिटायरमेंट के बाद अब कोई आय नहीं थी। ले देकर उनके पास उनका मकान था जिसमें सब लोग रहते थे। वही सुधांशु बाबू ने अपनी कमाई से बनाया था, और जो कुछ उन्होंने कमाया सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उन्हें पैरों पर खड़ा करने में खर्च कर चुके थे। पेंशन भी अब नहीं थी, बस बेटे जो परिवार के खर्चे के लिए जो दे देते थे उसी में सुधांशु बाबू की पत्नी अपना खर्चा चलाती थी। उस पर भी उनकी बहुएं ताना मारने में पीछे नहीं रहती थी। बेचारे सुधांशु बाबू मन मसोस कर रह जाते थे, मगर वे असहाय थे। संजय और विजय भी एक फैक्ट्री में अकाउंट सेक्शन में काम करते थे और कंपनी के बिलों का परीक्षण और भुगतान जैसे महत्वपूर्ण काम करते थे, और इसी प्रकार से उनकी ज़िंदगी कट रही थी। अचानक उनके परिवार में उनकी बड़ी बहू के भाई शंभू दयाल का आना हुआ। शंभू दयाल एक नंबर का धूर्त और बदमाश व्यक्ति था, जो हरदम तिड़कम भिड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता था। उसने आकर इस परिवार में धीरे धीरे दखल अंदाजी बढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी बहन के कान भरने लगा। कहने लगा, बहना, यह बूढ़े बुढ़िया तुम लोगों की मेहनत की कमाई पर बैठे बैठे आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अरे घर के नौकर को हटाकर बुढ़े को बाहर के काम दे दो और काम वाली को हटाकर बुढ़िया को काम करने के लिए बोलो, तो बहना तुम्हारे 4 पैसे बचेंगे तो तुम्हारे ही बच्चों के काम आएंगे। अब बड़ी बहू को अपने भाई की यह सलाह जच गई। अब उसने जो त्रिया चरित्र रचकर अपने पति को मना ही लिया, फिर अपनी देवरानी को भी अच्छी सी पट्टी पढ़ा लिखाकर उसे भी अपने पक्ष में कर लिया। बस अगले दिन से नौकर और काम वाली की छुट्टी कर दी गई, और सुबह सुबह जब सुधांशु बाबू उठकर आंगन में बैठकर चाय का इंतजार कर रहे थे, तभी बड़ी बहू ने आकर उनके हाथ में थैला और कुछ रुपए देकर कहा, बाबूजी, पहले बाजार से सब्जियां ले आइए, अभी ताज़ी और सस्ती मिल जाएंगी, फिर आकर आप चाय पी लीजिएगा। सुधांशु बाबू ने आश्चर्य से अपनी बेटे की बहू का मुंह देखा तो वो तुनक कर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो बाबूजी, आज से रघु काम पर नहीं आएगा, हमने उसकी छुट्टी कर दी है। आखिर आप दिन भर बैठे बैठे करते ही क्या हो, सुबह सुबह बाहर निकलोगे तो आपका भी मन बहल जाएगा और घर के भी 4 पैसे बचेंगे। उन्होंने सोचा कि सुबह सुबह कौन बात बढ़ाए, इसलिए वो चुपचाप थैला उठाकर बाजार चले गए। थोड़ी देर में उनकी पत्नी सुषमा देवी चाय लेकर आई और वह आंगन में सुधांशु बाबू को ना देखकर इधर उधर उन्हें तलाशने लगी। तभी बड़ी बहू आकर बोली, माँ जी, आप बाबूजी को ढूंढ रही हैं? वो तो बाजार चले गए हैं सब्जी लेने। माँ जी, मैंने बहुत मना किया मगर बाबूजी माने नहीं, बोले बहू सुबह ताज़ा सब्जियां भी मिल जाएंगी और मेरा टहलना भी हो जाएगा। यह सुनकर तो सुषमा को बड़ा
आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने सालों के वैवाहिक जीवन में सुधांशु बाबू को यदि किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी सुबह घूमने जाने से। इसलिए इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि शुरू में जो उन्होंने भी अपने पति से कहा था कि देखिए सब सुबह की सैर के लिए जाते हैं, इसलिए आप भी सुबह घूमने जाया करो ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। इस पर सुधांशु बाबू चिढ़कर कहते थे, और इसलिए तो सालों से जो सब सुबह घूमने जाते हैं आज तक उतने ही मोटे दिखाई देते हैं। मैंने तो उनमें कोई अंतर नहीं देखा, जैसे वो पहले थे वैसे ही अब हैं। और फिर वो उनकी खिल्ली उड़ाने वाले भाव से हंस देते थे। इधर सुषमा जी के मन में बहुत सारी शंकाएं आ रही थीं, तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे, और वह यही सोचती हुई रसोई में चली गई। सुधांशु जी करीब 9:30 बजे हाँफते हुए वापस लौटे। दरअसल सुधांशु बाबू दमा के रोगी थे और ज़्यादा चलने से उनकी सांस फूल जाती थी। फिर बाजार भी लगभग 3 किलोमीटर दूर था, और जो बहू ने पैसे दिए थे उनसे सिर्फ सब्जी ही खरीदी जा सकती थी। रिक्शा का किराया नहीं निकल सकता था। जाहिर सी बात थी कि उन्होंने यह जानबूझकर पैसे गिन कर दिए थे ताकि बाबूजी रिक्शा का किराया ना दे सकें और वो पैदल जाएं। वो किसी तरह आंगन तक आ गए और चबूतरे पर निढाल होकर बैठ गए। उन्होंने हाँफती हुई आवाज़ में सुषमा को पानी लाने को बोला तो सुषमा देवी ने झट दौड़कर आई और पानी का गिलास उनके हाथ में थमा दिया। सुधांशु बाबू ने किसी तरह पानी पीकर अपनी सांसों को संयमित करने लगे। पत्नी उनकी दौड़कर उनके लिए चाय बनाने चली गई। तभी बड़ी बहू ने आकर उनके पास रखे थैले में से सब्जियां निकालकर चेक की और बोली, बाबूजी कितने पैसे बचे हैं? तो सुधांशु बाबू बोले, बेटी पैसे तो पूरे खर्च हो गए। फिर बड़ी बहू बिफर कर बोली, ऐसे कैसे खर्च हो गए? मैंने हिसाब लगाया, आपको 50 रुपये दिए थे और सब्जी तो 48 रुपये की आई है। फिर 2 रुपये कहाँ गए? लगता है आपने बाहर चाय पी ली है और ऐसी फिजूल खर्ची आप करेंगे बाबूजी तो हो गया। हम तो पाई पाई बचाने में लगे हैं और आप खुद पर पैसे लुटा रहे हैं। सुधांशु बाबू अपनी बहू के बोलों को सुनकर बहुत दुखी हुए। वे बोले, बेटी मेरी बात सुन लो। तो वो नाराज होकर बोली, क्या कहेंगे बाबूजी आप? यही ना कि सुबह चाय नहीं पी थी इसलिए तलब लगी थी तो चाय पी ली थी। सुधांशु बाबू रुआं से स्वर में बोले, बेटी बाकी बचे 2 रुपये से मैं बच्चों के लिए टॉफ़ी लाया हूँ। बेचारे कई दिनों से मुझसे टॉफ़ी मांग रहे थे मगर मेरे पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए मैं ला नहीं पाया था। यह सुनकर बड़ी बहू के तेवर ढीले हुए और वो अपने कमरे में चली गई। इस बीच सुषमा देवी भी आ गई और बड़ी बहू की बातें सुनकर चुपचाप आंसू बहा रही थी। अजय अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में सुबह घर से निकल जाता था और देर शाम को लौटकर आता था। बेचारे को कहीं भी सकारात्मक उत्तर नहीं मिल रहा था। कभी ओवर क्वालिफाइड कहकर लौटा दिया जाता तो कभी अनुभव की कमी आड़े आ जाती और कहीं भी उसे कंपनी में किसी अधिकारी के रिश्तेदार को नौकरी मिल चुकी होती थी। इधर छोटी बहू ने दोपहर में अपने रंग दिखाए। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी खाना बन जाए तो सबको परोस देना और हाँ बर्तन भी दोपहर में ही धो लेना। काम वाली तो आज आएगी नहीं, फिर देर करके क्या फ़ायदा। और हाँ माँ जी रात को खाने में दाल और आलू की सब्जी बना लेना। रोटी तो खाते वक्त ही सेक देना ताकि सबको गरम रोटियां मिल सकें। यह सुनकर सुधांशु बाबू का हृदय हाहाकार कर उठा। बेचारे अपने दिल का गुबार रोक भी नहीं पा रहे थे और निकाल भी नहीं सकते थे। उधर सुषमा जी सोच रही थी कि इतने सारे काम वो अकेले कैसे करेगी।
यही सब सोचते हुए सुषमा जी चुपचाप रसोई में आ गईं। उनकी बेटी उनके पीछे पीछे रसोई में आकर अपनी माँ से बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। और वह आंख मूंदकर भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। अपनी बेटी के भोलेपन पर सुषमा जी मुस्कुरा उठी। अब धीरे धीरे सुधांशु जी और उनकी पत्नी को अपनी बहुओं की लताड़ और बेटों की बेरुखी की आदत सी पड़ गई। उन दोनों ने इसे ही नियति मानकर स्थिति से समझौता कर लिया। इधर शंभू दयाल का शैतानी दिमाग अपनी हरकतों में लगा रहता था। उसने धीरे धीरे गांव वालों के बीच पैठ बनाना शुरू कर दिया और अक्सर चौपाल में आकर वो सुधांशु जी और उनकी पत्नी की बुराई करता रहता और वो सबको बताया करता था, दोनों बुढ़े बुढ़ियाँ मिलकर बहुओं की नाक में दम करते रहते हैं। बेचारी दिन भर उनकी फरमाइशें पूरी करने में जुटी रहती हैं और दोनों बहुओं को एक पल की फुर्सत भी नहीं मिलती। यह सुनकर उसके जैसे निखट्टू जो सारे दिन चौपाल में बैठे रहते थे, उसकी बातों में हाँ मिलाते रहते थे। वहाँ आते जाते शंभू को पता चल गया कि गांव में एक लालची व्यक्ति रघुनाथ भी रहता है, जिसका एक शराबी कबाबी गुंडा सा बेटा है। शंभू के शैतानी दिमाग में एक स्कीम आई। उसने रघुनाथ से मिलकर जो एक सौदा किया, उसने बताया उसकी बहन की ननंद है। वैसे तो वो सर्वगुण संपन्न है, बस थोड़ा सा मंद बुद्धि है। अगर वो एक बार उसके घर आ गई तो चाहे जितने जुल्म करो वो उनके घर चुपचाप रह लेगी और उसके साथ यदि उनके बेटे की शादी हो गई तो अच्छा खासा नगद पैसा भी उन्हें मिल सकता है। नगद की बात सुनकर लालची रघुनाथ खुश हो गया। उसने कहा, शंभू भैया कितना नगद मिल जाएगा? शंभू ने बड़ी कुटिलता से कहा, आप कितना चाहते हैं? रघुनाथ ने थोड़ी देर सोचा और बोला, भाई 20,000 मिल जाएं तो मुझे यह शादी मंजूर है। शंभू ने भी दरिया दिली दिखाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें 25 तक दिला दूंगा, ऊपर के 5,000 मुझे दे देना। रघुनाथ तो यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। अरे शंभू भैया, रघुनाथ कहने लगा, तुम कितने अच्छे हो। शंभू उससे यह कहकर वहाँ से चला गया और बोला, जब मैं बोलूँ तो आप खुद से उनके यहाँ रिश्ता मांगने आ जाना। रघुनाथ बोला, जैसा तुम कहोगे भैया वैसा ही करूँगा, बस नगद का ख्याल रखना। अब शंभू अपनी बहन के घर आ गया। उसके शैतानी दिमाग ने रास्ते में ही योजना बना ली थी कि कैसे जाल फेंकना है। दोपहर में जब उसकी बहन उसे खाना परोस रही थी, तब शंभू दयाल ने बड़ी गंभीर मुद्रा बना रखी थी। यह देखकर उसकी बहन ने पूछा, भैया किस सोच में डूबे हुए हो? तो शंभू दयाल ने बड़ी संजीदगी से कहा, बहना मैं तो इन निखट्टुओं से तेरा छुटकारा कराने के बारे में हरदम सोचता रहता हूँ, बस तेरी भलाई करना ही मेरा उद्देश्य है। यह सुनकर उसकी बहन रुआंसी होकर बोली, पता नहीं भैया कब इनसे छुटकारा पाऊंगी। और लोहा गरम देखकर तुरंत ही शंभू दयाल ने चोट की और बोला, बहना अगर तेरी ननंद रानी की शादी करवा दूं तो कम से कम एक सदस्य तो कम होगा इस घर में। तब उसकी बहन ने बड़ी मायूसी से कहा, इस पगली से कौन ब्याह करेगा भैया? तब शंभू दयाल बोला, चिंता मत कर, तू देखते जा, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि लड़की वाले खुद इसका हाथ मांगने इस घर में आएंगे। यह सुनकर तो उसकी बहन उछल पड़ी, बोली, भैया अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। शंभू कुटिलता से बोला, तू धीरज रख बहना, और हाँ दामाद जी को जरूर समझा देना, ज़्यादा मुंह ना चलाएं। तब शंभू दयाल की बहन बोली, भैया तुम उनकी तरफ से निश्चिंत रहो, मेरे आगे वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगले रविवार को शाम को सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। सुषमा जी सबके लिए चाय बना रही थी। तभी शंभू बाहर से आया और आते ही आवाज़ लगाई, कहाँ हो भाई सब लोग,
बाहर आंगन में आ जाओ, ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि सब लोग खुशी से उछल पड़ेंगे। यह सुनकर दोनों भाई बाहर आ गए। उनके पीछे पीछे उनकी पत्नियां भी आ गईं। शंभू दयाल ने सुधांशु जी को भी बुलवाया और बोला, बाबूजी, आपका भी रहना यहाँ पर जरूरी है। यह सुनकर जो सुधांशु बाबू चौंके, क्योंकि पूरे परिवार के साथ उन्हें बैठे हुए अब एक अरसा हो गया था। मगर शंभू दयाल ने जब दोबारा आवाज़ दी तो वो सहमते से आकर एक कोने में बैठ गए। शंभू दयाल ने उन सब के बीच में लाकर उन्हें बिठाया और बोला, बाबूजी, आज की बात से सबसे ज़्यादा खुशी आपको और माँ जी को ही होगी। सब लोग आश्चर्य से शंभू दयाल का मुंह ताक रहे थे। इतने में सुषमा जी चाय लेकर आ गईं। शंभू दयाल ने उसके हाथ से ट्रे लेकर सुधांशु जी की बगल में बिठाया और खुद सबको चाय देने लगा। संजय ने बड़ी अधीरता से कहा, अब कह भी दो साले साहब, क्यों बेकार में इतनी सारी भूमिका बांध रहे हो। शंभू दयाल बोला, दामाद जी, मैं आपकी बहन के लिए रिश्ता लाया हूँ, वो भी उस परिवार से जो बिटिया के बारे में सब कुछ जानकर भी उसे अपनाने को तैयार है। यह सुनकर विजय बोला, मगर भाई साहब, वो इसकी मानसिक अवस्था के बारे में जानते हैं क्या। शंभू दयाल बोला, सब जानते हैं भाई, वे लोग तो देवता हैं, देवता। लड़का बाहर शहर में रहता है, खुले दिमाग का है। उसने सब सुनकर कहा, क्या हुआ, लड़की थोड़ी मानसिक रूप से कमज़ोर है, मगर सलीके से रहना जानती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सुधांशु जी ने पूछा, मगर वो लोग हैं कौन। तो शंभू दयाल बोला, अरे अपने ही गांव के रघु भैया, जो उधर पनघट के पास वाले बड़े पीपल के सामने रहते हैं। दरअसल मैं कुछ दिनों से चौपाल में बैठकर बिटिया की शादी के लिए चर्चा चला रहा था। तभी रघुनाथ जी ने मुझसे उसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद वो कुछ दिन बाहर थे और आज ही चौपाल पर मिले, तो उन्होंने खुद ही रिश्ते की बात चलाई। उन्होंने बताया कि वे अपने लड़के की राय लेने शहर गए थे। उनके लड़के को शहरी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे जब उन्होंने अपनी बिटिया का जिक्र किया तो वो फौरन राजी हो गया। अगले दिन वापस आकर रघुनाथ जी ने मुझसे इस बारे में चर्चा चलाई, तो मैं बोला, देखिए, पहले मैं घर पर बात कर लूं, फिर आपको बताऊंगा। अब आप लोग बताओ, क्या उन्हें घर आने का निमंत्रण दिया जाए या नहीं। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दोनों बहुओं ने अपने पति को इशारा किया और बोली, हम अभी कमरे में चर्चा करके आते हैं। वो चली गईं। इधर सुषमा जी ने सुधांशु जी से कहा, आप क्या कहते हैं। तभी शंभू बोला, बाबूजी, आप लोग निश्चिंत रहें, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही सज्जन लोग हैं। हमारी बिटिया वहाँ सुख से रहेगी। सुधांशु बाबू का तो दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। वो तो बस चुपचाप बैठे रहे थे। थोड़ी देर में दोनों बेटे और बहुएं कमरे से बाहर आ गईं। सबने इस रिश्ते के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। दरअसल हुआ यह था कि शंभू दयाल ने पहले ही दोनों बहुओं से इस बारे में जो चर्चा कर चुका था और उसने दोनों बहुओं को समझा दिया था कि कैसे उन्हें अपने पति को समझाना है कि इस शादी हो जाने से घर में एक खाने वाला कम हो जाएगा। तो बस उनके पति भी मान गए थे। उन सब की हामी सुनकर शंभू दयाल बोला, ठीक है, फिर मैं बेटे वाले को यह खबर दे देता हूँ कि वे आकर लड़की देख लें। लेकिन फिर थोड़ा सा रुककर शंभू दयाल बोला, अब बस एक बात बतानी रह गई है बाबूजी। उनकी सिर्फ एक शर्त है, शादी में वो कुछ नगद रुपए चाहते हैं। उनका कहना भी ठीक है। आखिर लड़के की पढ़ाई लिखाई में रघुनाथ जी का सारा पैसा खर्च हो गया। यह सुनकर सभी का उत्साह ठंडा पड़ गया। संजय ने पूछा, तो कितने रुपए मांग रहे हैं वो लोग। तो शंभू दयाल गहरी सांस भरकर बोला, ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, सिर्फ 50,000 रुपये मांग रहे हैं।
यह सुनते ही सुधांशु जी बोल पड़े, फिर तो यह रिश्ता असंभव है, क्योंकि इतने रुपए मेरे पास तो नहीं है। संजय और विजय दोनों भाइयों ने भी कह दिया, हम भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, यह रिश्ता रहने दीजिए। शंभू दयाल ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो तुरंत बोला, अरे आप लोग इतनी जल्दबाजी मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता है जो आप इसके लिए मना कर रहे हो। बस अभी रुकिए, इसका उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब शंभू दयाल ने उन लोगों को पैसे मिलने के लिए उपाय बताने के लिए जो रोक लिया और बोले, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा लड़का कभी नहीं मिलेगा, इसलिए यह रिश्ता मत ठुकराओ। अब सब लोग जो शंभू दयाल का मुंह देखने लगे, तो वह बोला, आप लोग, मेरा उपाय यह है कि आप लोग इस मकान को बेच दीजिए। यह सुनकर सभी के मुंह से निकला, शंभू दयाल, अगर इस मकान को हम बेच देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? शंभू दयाल हंसकर बोला, घबराइए मत, मकान भी बिकेगा और आप सब इसी मकान में रहेंगे। यह सुनकर सबके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। सुधांशु जी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, शंभू बेटे, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो तुम्हारा मतलब क्या है। शंभू दयाल ने एक नज़र चारों ओर घुमाई और उसकी आंखें अपनी बहन से मिली और दोनों ने कुछ गुप्त इशारे भी किए। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। शंभू दयाल ने कहा, बाबूजी, आप बस देखते जाइए, मेरे प्रस्ताव को सुनकर आप सभी खुश हो जाएंगे। अब दोनों भाइयों ने पूछा, तो बताओ शंभू दयाल, अभी बता दो कि क्या प्रस्ताव है तुम्हारे पास। शंभू दयाल बोला, तो सुनिए, मेरा प्रस्ताव यह है कि संजय जीजा इस मकान को बाबूजी से कागजों में खरीद लें। बस घर का पैसा घर में ही रहा और दहेज का इंतजाम भी हो गया। संजय चौंक कर बोला, मगर मैं इतने पैसे एक साथ कैसे लाऊंगा? तो शंभू दयाल बोला, भाई साहब, आप कंपनी से लोन ले लो, आपकी अभी बहुत नौकरी बाकी है, आपको लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। संजय ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसने भी आंखों से इशारा करके स्वीकृति दे दी, क्योंकि उसकी तो अपने भाई से पहले ही बात हो चुकी थी। प्रस्ताव सुनकर सुधांशु जी तो जो हैरान रह गए, उनकी समझ में यह गोरख धंधा नहीं आ रहा था। वह बोले, अरे भाई, हम सब मिलकर एक बार एक साथ बैठकर चर्चा तो कर लें। फिर अभी तो अजय भी घर पर नहीं है। यह सुनते ही बड़ी बहू बोल पड़ी, बाबूजी, अजय नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वह कौन सा हमारा सगा है, ना जाने कहाँ से आप लोग उसे उठा लाए थे, सबके साथ रहकर पल गया, पढ़ाई भी कर चुका है, अब तो उसे अलग कर दीजिए, वरना कल को वो इस मकान में भी अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा। बहू के जवाब में कोई कुछ कहता उससे पहले ही बड़ी बहू ने अपना फैसला सुना दिया कि ठीक है भैया, हमें यह प्रस्ताव मंजूर है, ये अपने ऑफिस से लोन ले लेंगे और आज ही अपने ऑफिस में बात कर लेंगे और शायद इस हफ्ते हम पैसों का इंतजाम भी कर लेंगे। आप तो भैया बस रघुनाथ जी से बात पक्की कर लो। बाकी सब लोग भौचक्के से बैठे रह गए। बड़ी बहू अपने पति को साथ लेकर अपने कमरे में चली गई और शंभू भी वहाँ से निकल गया। इसी बीच अजय कब अंदर आकर खड़ा हो गया था, किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। विजय भी अपनी पत्नी के साथ जा चुका था। अजय ने आगे बढ़कर सुधांशु जी से पूछा, बाबूजी, बड़ी भाभी जो बोल गई है वो सच है ना? बाबूजी, मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ ना? फिर सुषमा जी से बोला, माँ, तुम ही बताओ मैं कौन हूँ, मेरा असली परिचय क्या है? सुषमा जी ने उसे आगे बढ़कर अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, तू हमारा बेटा है। और वो अलग होकर बोला, अजय नहीं,
बाबूजी, अगर ये सच है तो मेरे सिर पर हाथ रखकर कहें कि मैं आपका बेटा हूँ। सुधांशु जी एक कदम हटकर बोले, बेटा तू हमारा ही तो बेटा है। अजय बोला, आप झूठ बोल रहे हो बाबूजी। अगर मैं आपका बेटा हूँ तो आप मेरे सिर पर हाथ रखकर क्यों नहीं कहते। सुधांशु जी रो पड़े। तो अजय बोला, मैं समझ गया बाबूजी, मैं कोई गंदगी का फल हूँ। मेरा कोई औपचारिक परिचय आप लोगों को भी नहीं पता। सुधांशु जी भी अब फबक फबक कर रो पड़े। तो सुषमा जी बोली, आप चुप क्यों नहीं हो जाते, इसे इसका असली परिचय क्यों नहीं बता देते। सुनकर अजय चौंक गया। फिर सुधांशु जी को झंझोड़ते हुए अजय बोला, बोलिए बाबूजी, बताइए मेरा असली परिचय क्या है। सुधांशु जी रोते हुए बोले, बेटा मैं आज तेरी कसम और जिद के आगे हार गया। आज मैंने जो किसी को दिया हुआ वचन उसे तोड़ने पर मैं मजबूर हो गया हूँ। फिर वो आसमान की ओर देखकर दोनों हाथ उठाकर बोले, दीदी मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी कसम इतने सालों बाद तेरे बेटे के सामने तोड़ने पर मजबूर हो गया हूँ। उसके बाद उन्होंने अजय को बताया, बेटा सुन, तू कोई पाप की औलाद नहीं है, तू मेरी मुँह बोली दीदी का इकलौता बेटा है। उसकी मौत तुझे जन्म देते वक्त हो गई थी। उसने जाने से पहले मुझसे वचन लिया था कि तुझे मैं अपना बेटा मानकर ही बड़ा करूँगा, क्योंकि उसकी तेरे पिता से औपचारिक शादी नहीं हो पाई थी। उसके पहले ही तेरे पिता इस देश पर शहीद हो चुके थे। वो सेना में सिपाही थे और मेरी बहन के साथ उनकी जो गुपचुप तरीके से उन्होंने शादी हमारी उपस्थिति में मंदिर में की थी। वो बहन और तेरे पिता दोनों ही अनाथ थे, इसलिए हमारे सामने उन्होंने मंदिर में शादी कर ली थी। फिर मुहूर्त देखकर उनकी शादी होती, इससे पहले ही उन्हें मोर्चे पर जाना पड़ा, जहाँ से वो लौट कर नहीं आ सके। इधर तेरी माँ गर्भवती हो चुकी थी, मगर समाज के सामने उसकी औपचारिक शादी नहीं होने से उसने बदनामी के डर से यह शहर छोड़ दिया था। तेरे जन्म से पहले उसने हमें बुला लिया था और तेरे जन्म के 2 दिन बाद बेचारी चल बसी थी। बस यही सच है बेटा अजय। पूरी बात सुनकर अजय भी फूट फूट कर रो पड़ा। थोड़ी देर में सब संभल गए और अपने अपने कमरे में चले गए। सच जानकर अजय विचलित हो उठा। उस रात ना तो अजय ने खाना ही खाया और ना ही वह सो पाया। आखिर सुबह मुंह अंधेरे वो अपने साथ सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और अपनी फाइल लेकर और एक चिट्ठी लिखकर यह घर छोड़कर चला गया। यूं ही अजय सड़कों पर भटकते हुए जो उसे भौर हो गई। वो चलते चलते शहर से बाहर के इलाके में बनी कोठियों के बीच आ गया था। लोग सुबह की सैर के लिए निकल पड़े थे, मगर सड़क पर ज़्यादा चहल पहल नहीं हो पाई थी। वो अपनी धुन में अजय चला जा रहा था। तभी उसने देखा सामने पार्क में रखी बेंच पर एक बुजुर्ग बहुत परेशान से बैठे थे और बेचैनी में सीने पर हाथ मल रहे थे और फड़फड़ा रहे थे। अजय को समझते देर नहीं लगी, शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अजय दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने सबसे पहले उनके सीने पर हाथ मलकर उनके पास रखी बोतल से उन्हें पानी पिलाया। तब तक उन्हें थोड़ा आराम मिला और उनकी चेतना वापस आई। अजय ने उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, मैं अभी आपको अस्पताल ले चलता हूँ। अजय ने एक ऑटो रुकवाई और अस्पताल चलने को कहा। ऑटो वाले की मदद से उसने ऑटो में उस बुजुर्ग को बिठाया और वे अस्पताल पहुँचे। रास्ते में उसने ऑटो वाले से कहा, भैया इस वक्त उसके पास पैसे नहीं हैं और वो इन बुजुर्ग को जानता भी नहीं है, इसलिए अभी वो उसका भाड़ा नहीं दे पाएगा। ऑटो वाला बोला, अरे बाबूजी, आप अकेले पुण्य क्यों कमाओगे, मुझे भी थोड़ा हिस्सा ले लेने दो। अब वे लोग अस्पताल पहुँचे। अजय और ऑटो ड्राइवर ने मिलकर उन बुजुर्ग को तुरंत कैजुअल्टी पहुँचाया। वहाँ उनकी प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें तुरंत आईसीयू में पहुँचा दिया गया। उनका इलाज शुरू हो चुका था
मगर अजय वहीं रुका रहा और 1 घंटे के बाद बुजुर्ग की हालत स्थिर हो गई तो डॉक्टर ने उसे मिलने आने की इजाज़त दे दी। अजय उनसे मिलने गया तो डॉक्टर बोले, लक्ष्मी प्रसाद जी, आज इस युवक की वजह से बहुत बड़ा संकट टल गया है। इसने अगर समय पर आपको अस्पताल नहीं पहुंचाया होता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। लक्ष्मी प्रसाद जी उसे जो कृतज्ञता से देखा, तभी वहाँ उनके मैनेजर साहब आ गए। उन्होंने उनका हालचाल पूछा। अजय एक तरफ खड़ा था। मैनेजर के आ जाने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चल पड़ा। वो मेन गेट तक ही पहुँचा था कि पीछे से मैनेजर ने उसे पुकारा, अरे ओ भाई साहब, ज़रा रुकिए, सेठ जी आपको बुला रहे हैं। अजय रुका तो मैनेजर ने उससे कहा, चलो सेठ जी आपसे मिलना चाहते हैं। अजय जो वापस उनके पास पहुंचा तो सेठ जी ने उनसे पूछा, क्या वो उनके स्वस्थ होने तक उनके साथ नहीं रह सकता? अजय ने एक पल सोचा, फिर उसने तय किया, वैसे भी उसके पास अभी तो सर छुपाने का कोई स्थान है ही नहीं, तो क्यों न प्रस्ताव को मान लिया जाए। अजय ने हामी भर दी। सेठ जी ने उनका धन्यवाद किया और मैनेजर से बोले, उसके लिए बंगले के आउट हाउस में व्यवस्था बना दो रहने के लिए। मैनेजर चला गया, अजय वहीं रुक गया। सेठ जी 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहे। इसी बीच अजय ने उनकी बहुत सेवा की। जिस दिन उनकी छुट्टी हुई तो मैनेजर सेठ जी को लेने आए। अजय भी सेठ जी के साथ बंगले में पहुंचा और उन्हें उनके कमरे में पहुंचाकर उनसे विदा मांगी। सेठ जी बोले, अजय बेटा, तुमने तो मेरे ठीक होने तक मेरा साथ रहने का वादा किया है और मैं तो अभी सिर्फ अस्पताल से घर आया हूँ, अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर अभी नहीं जा सकते हो। अजय अब सोच में पड़ गया। उसे सोचते देखकर सेठ जी बोले, बेटा तुम करते क्या हो? तो अजय बोला, सेठ जी मैं बेरोजगार हूँ। उन्होंने पूछा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? तो अजय बोला, सेठ जी मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। यह सुनकर सेठ जी ने पूछा, कितने पढ़े हो बेटा? तो अजय ने सोचा, अगर इन्हें पता चल गया कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो शायद मुझे कोई नौकरी देने से इनकार कर दें। उसने कहा कि जी मैं अनपढ़ हूँ, बस अक्षर ज्ञान है और हस्ताक्षर कर लेता हूँ। सेठ जी बोले, तो तुम मेरे घर के कैप्टन बन जाओ और मेरे साथ साथ इस घर की देखभाल का जिम्मा भी ले लो। अजय ने कहा, मगर सेठ जी मुझे तो घर का कोई भी काम नहीं आता। सेठ जी बोले, बेटा तुम्हें खुद कोई काम नहीं करना है, मेरे सारे नौकरों से ढंग से काम लेना है। आजकल वे सारे नौकर बहुत आलसी हो गए हैं और एक काम बोलो तो 1 घंटा लगाते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए उन पर ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकता। मुझे डर है कहीं वो छोड़कर ना चले जाएं। अजय बोला, जी ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। सेठ जी ने मैनेजर को कहा कि अजय का परिचय सभी नौकरों से करवा दें और उन्हें बता दें कि अब अजय ही उनसे काम का हुक्म देगा उन्हें और उन्हें अजय का हुक्म मानना होगा। मैनेजर ने सेठ जी की आज्ञा के अनुसार अजय के रहने का इंतजाम आउट हाउस में करवा दिया था। सेठ जी को उनके कमरे में पहुंचाकर अजय जब बाहर आया तो मैनेजर उसे लेकर हॉल में पहुंचे और उन्होंने सब नौकरों से अजय को मिलवाया। अजय ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। मैनेजर ने सबको बताया कि अब से अजय से पूछकर ही सब काम करें। उन्होंने सबसे बुजुर्ग नौकर रामू काका को कहा कि काका अजय को सबके बारे में बता दो। रामू काका ने अजय से कहा, आओ बेटा मैं आपको सबके बारे में बता दूं। इधर सुधांशु जी के घर पर अगले दिन सुबह ही तहलका मच गया था। जैसे ही अजय के घर छोड़ने की चिट्ठी मिली, सुषमा जी ने रोना शुरू कर दिया। वे बार बार उस घड़ी को कोस रही थीं जब अजय के कानों में बड़ी बहू की बात पड़ी थी। वो इस घर का सगा बेटा नहीं है। उसकी खोज के प्रयास किए गए मगर कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर सबने मान लिया अजय इस शहर से बाहर चला गया है। इधर शंभू दयाल ने अपनी चाल चल दी। संजय ने ऑफिस से लोन की व्यवस्था कर ली
और मकान कागजों में बिक गया। सुधांशु जी को पैसे नाम मात्र को ही जो मिले थे, क्योंकि पैसे आने के एक हफ्ते में ही शंभू ने रघुनाथ से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर दी और इस तरह उस अबोध लड़की की शादी रघुनाथ के नालायक बेटे से हो गई। शंभू ने सुधांशु जी से 50,000 रुपये रघुनाथ को देने के लिए और रघुनाथ को 25,000 देकर 25,000 अपने पास दबा लिए। फिर उसने रघुनाथ से सौदे के अनुसार 5,000 रुपये वापस मांग लिए। इस प्रकार उसने 30,000 रुपये कमा लिए। समय बीतता रहा और धीरे धीरे 5 बरस गुजर गए। रघुनाथ के घर पर सुधांशु जी की वो मानसिक अविकसित बेचारी अबोध लड़की ससुरालियों के जुल्म सहन न कर पाने से वापस मायके आ गई। सुधांशु जी इस बीच स्वर्ग सिधार गए। सुषमा जी भी घुटनों के दर्द से बेहाल हो चुकी थी। शंभू दयाल ने घर पर अपना अधिकार जमा लिया था और माँ बेटी दोनों ही बहुत ही दयनीय अवस्था में अपना जीवन जीने पर मजबूर हो गई थी। जबकि अजय ने धीरे धीरे सेठ जी का विश्वास जीत लिया था। तभी एक दिन अजय की नज़र अखबार में छपे एक नौकरी के विज्ञापन पर पड़ी। वो एक विदेशी कंपनी का विज्ञापन था जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो एक डूब रही कंपनी को संभाल सके। इसमें उम्र, अनुभव और अन्य किसी प्रकार का बंधन नहीं था। अजय को लगा कि वो इस काम को कर सकता है। उसने अप्लाई करने के लिए आवेदन बनाया और कंपनी के पते पर भेजने के लिए घर के नौकर मिलन को देकर कहा कि वो इसे डाकखाने में डाल आए। मिलन उस लिफाफे को लेकर निकल ही रहा था कि बाहर लॉन में बैठे हुए सेठ जी ने आवाज़ लगाई। वो लिफाफा हाथ में लेकर ही वो उनके पास गया तो कुछ कहने से पहले ही सेठ जी की नज़र उस लिफाफे पर पड़ी। उन्होंने मिलन से पूछा कि इस लिफाफे में क्या है? तो नौकर मिलन बोला, सेठ जी, यह अजय बाबू ने दिया है इसे डाकघर में डालने के लिए। सेठ जी को आश्चर्य हुआ कि अजय तो अनपढ़ है और इस लिफाफे पर अंग्रेजी में पता लिखा है। उन्होंने मिलन से लिफाफा ले लिया और पता देखकर वो चौंक गए। उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर के कागजात निकाल कर देखे। उस लिफाफे में अजय का व्यक्तिगत बायोडाटा देखकर सेठ जी चौंक पड़े। उन्होंने मिलन से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अजय पूछे तो बता देना, वो लिफाफा पोस्ट कर दिया है। सेठ जी ने लिफाफा अपने पास रख लिया। इधर सुधांशु जी के स्वर्गवास के बाद जो सुषमा देवी और उनकी बेटी की उस घर में नौकरों से भी बुरी हालत हो गई थी। सुषमा जी बेचारी घुटने के दर्द से कराहती रहती। दिन भर में एक बार बहुएं उन्हें कुछ सूखी रोटियां और बची कुची सब्जी डाल देती थी। इस प्रकार उनका जीवन बड़ा ही दुख में बीत रहा था। दोनों माँ बेटी ऐसा नारकीय जीवन जीने को मजबूर थी। एक दिन सुषमा जी की हालत दर्द से बहुत खराब थी। इधर उनकी बेचारी बेटी जो कि दिमागी रूप से कमज़ोर थी, उसे अपनी माँ की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। उस दिन घर पर सिर्फ शंभू दयाल था। अब सुषमा जी की बेटी ने शंभू दयाल से अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे मांगे तो शंभू दयाल ने उसको बहुत बुरी तरह से झिड़क दिया और बोला, इतना ही माँ का ख्याल है तो जा सड़क पर भीख मांगकर उसका इलाज करवा ले। बेचारी कुछ समझी कुछ नहीं समझी और सड़क पर निकल गई। उसने रोते रोते आते जाते लोगों से पैसे मांगने चाहे, मगर ज़्यादातर लोग उसे अनदेखी करके आगे बढ़ जाते थे। उसके घर के पास ही चंदू नाम का बदमाश रहता था, जिसकी नज़र काफ़ी दिनों से इस बेचारी बेबस लड़की पर थी। उसने उसे सड़क पर भीख मांगते देखा और अपने मंसूबे पूरे करने की सोचने लगा। उसने चारों तरफ देखा और आसपास किसी को ना पाकर वो उसके पास पहुंचा और बोला, तुम्हें पैसे चाहिए ना? आओ मैं तुम्हें एक बड़े सेठ जी के पास ले चलता हूँ। वो सेठ जी बहुत दयालु हैं, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बेचारी भोली लड़की उसके जाल में फंसकर उसके साथ चल पड़ी। वह उसे साथ लेकर शहर के बाहरी हिस्से में आया और एक नवनिर्मित कॉलोनी में घुस गया।
वहाँ बहुत से अधबने मकान खाली और सुनसान पड़े थे। उसने उसे एक मकान में चलने को कहा और अंदर जाते ही चंदू अपनी नीचता पर उतर आया। लड़की पहले तो अकबका गई, मगर जब उसे समझ आया तो उसने जो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चंदू ने उसे जोरों से थप्पड़ मारा और उस पर जो हावी होने की कोशिश करने लगा। लड़की ने उसके हाथ में जोर से काट लिया तो चंदू बिलबिला गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। लड़की उसके चंगुल से छूटकर भागी और बाहर आकर एक आदमी से टकरा गई। उस आदमी ने उसे संभाला और वह एक अधेड़ व्यक्ति था। उसने उस बेटी को बोला कि बेटी क्या बात है, क्यों इतनी घबराई हुई हो, मुझे बताओ क्या हुआ। लड़की रोने लगी। तभी वहाँ कुछ और लोग भी आ गए। सबने खंडर से चंदू को भागते हुए देखा तो कुछ लोग उसके पीछे भागे जरूर, मगर उसे पकड़ नहीं सके। वो दौड़कर मेन रोड पर पहुंच गया और एक चलती बस में चढ़ने के चक्कर में गिरकर उसके नीचे आ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। लोग बोले इसे तो ईश्वर ने ही दंड दे दिया। इधर लड़की जिस व्यक्ति से टकराई थी वो मिलन था, अजय के अधीन काम करने वाला नौकर। उसने देखा लड़की बहुत डरी हुई है तो वो उस लड़की को समझाकर अपने साथ घर ले आया। वहाँ उसकी पत्नी ने उसे संभाला और पानी पिलाया। फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटी तुम कहाँ से आ रही थी? और वो सिर्फ इतना ही कह सकी कि मेरी माँ बीमार है, दवाई के पैसे दे दो। मिलन समझ गया कि लड़की ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकती है, थोड़ी मंद बुद्धि है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उस लड़की को खाना खिला दे, तब तक वो हवेली से होकर आता है, फिर देखेंगे इसे कहाँ पहुँचाना है। मिलन को वापस हवेली में आते देखकर अजय ने पूछा, क्या बात है मिलन, तुम्हें तो मैंने डाकघर जाने को कहा था, तुम वापस कैसे आ गए और लिफाफा कहाँ है? मिलन ने बताया कि लिफाफा तो सेठ जी ने रख लिया, मगर वो एक मुसीबत में फंस गया है। उसने अधबने मकान से लड़की के मिलने और उसके साथ जायदादी करने की कोशिश और उसे बचाने तक की सारी बात अजय को बताई। फिर बोला, साहब अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उस लड़की को उसके घर कैसे पहुंचाऊं। अजय ने उस लड़की का हुलिया पूछा तो उसने सब हुलिया बताया और जब उसका हुलिया सुनकर जो अजय को लगा कि कहीं यह उसकी बहन तो नहीं, उसने मिलन से कहा, चलो मिलन मुझे उस लड़की के पास ले चलो। मिलन उसे लेकर अपने घर आया और लड़की को लाने के लिए अपनी पत्नी को आवाज़ दी। मिलन की पत्नी अपने साथ में उस लड़की को लेकर बाहर आई, जिसे देखते ही अजय उछल पड़ा। उधर वो लड़की अजय को देखते ही लपक कर उसके पास आई और भैया कहकर लिपट गई। अजय और लड़की दोनों गले लगकर रोने लगे। मिलन और उनकी पत्नी उन दोनों को आश्चर्य से देख रहे थे। थोड़ी देर में अजय थोड़ा शांत हुआ। उसने अपने से अलग करके कहा, तू बैठ बहन, मैं अभी तेरी बात सुनता हूँ। उसने मिलन से कहा, मिलन आज तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, ये मेरी सगी बहन है, तुमने इसकी इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर उसने लड़की ने जो बताया उसे समझ आ गया अजय को कि माँ बहुत बीमार है और उसके पास पैसे नहीं हैं। वो उसे अपने साथ ले आया। फिर सेठ जी से आज्ञा लेकर उस घर पर आकर उसने अपनी माँ को अपने साथ ले आया और उधर माँ बेटी के घर से जाने की खबर सुनकर सभी बहुएं बहुत खुश हो गईं। किसी को ये नहीं पता चला कि अजय कहाँ रहता है, क्या करता है। वे तो यही सोचकर खुश हो गईं, चलो अजय के बाद माँ बेटी से भी पिंड छूटा। अजय के लौटने पर सेठ जी ने उसे बुलवाया और सब हाल सुनकर बोले, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा जो अपनी माँ और बहन को ले आए, मगर आज तुम्हें अपने सारे झूठे जवाब देना होगा सारी बातों का। सबसे पहले तो अजय यह बताओ, तुमने अपने को अनाथ क्यों बताया? अजय ने सारा किस्सा बता दिया। अब सेठ जी बोले, चलो परिस्थितियों को देखकर इस मामले में हमने तुम्हें माफ़ किया। अब दूसरा बड़ा झूठ, और झूठ ही नहीं महापाप किया है तुमने, और उसके बारे में बताओ।
तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने को अनपढ़ बताकर मुझे आज तक अंधेरे में क्यों रखा? अजय ने सच्चाई बताना शुरू किया तो सेठ जी सुनते जा रहे थे और सुनकर सेठ जी को आश्चर्य हो रहा था कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। उन्होंने अजय से कहा कि वो आउट हाउस से निकलकर बंगले के दाहिने हिस्से में बने 3 कमरे वाले भाग में अपनी माँ और बहन के साथ शिफ्ट हो जाए। उन्होंने मिलन से कहा कि अजय के परिवार के लिए सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर दें और रसोई में बता दें कि आज से 3 लोगों के लिए खाना ज़्यादा बनेगा। इतना कहकर सेठ जी बोले, अजय तुम कल सुबह 11 बजे मुझे ऑफिस में मिलो, मुझे तुम्हारा हिसाब करना है क्योंकि तुम्हें झूठ बोलने का दंड भी तो मिलना है। अगले दिन अजय सुबह 11 बजे से पहले ही ऑफिस के लिए पहुंच गया और सेठ जी का इंतजार करने लगा। वो एक बेंच पर बैठा तो चपरासी ने आकर उसे उठा दिया और बोला, अभी ऑफिस नहीं खुला है, साफ सफाई होना है, आप बाहर बैठो। अजय चुपचाप बाहर निकल आया। वैसे भी वो सोच रहा था शायद आज सेठ जी मुझे निकाल देंगे क्योंकि उन्होंने उसे कहा था ऑफिस आने पर वो उसे दंड देंगे। तभी सेठ जी की गाड़ी ऑफिस के पोर्च में आकर रुकी। सेठ जी नीचे उतरे। उनकी नज़र दूर खड़े अजय पर पड़ी तो उन्होंने ड्राइवर से उसे बुलाकर उनके केबिन में ले आने को कहा और सेठ जी अंदर चले गए। ड्राइवर अजय को लेकर सेठ जी के केबिन में पहुंचा। वहाँ मैनेजर साहब पहले से विराजमान थे और एक और बुजुर्ग बैठे थे। अजय ने सभी का अभिवादन किया और एक और सर झुकाकर खड़ा हो गया। सेठ जी ने मैनेजर साहब और उन बुजुर्ग को संबोधित करके पूरी बात बताई और बोले, देखिए मेरी नज़र में अजय में अक्षम्य अपराध किया है। अब आप लोग बताएं मैं सही हूँ या गलत? दोनों एक साथ बोले, बिल्कुल सही हैं आप सेठ जी। तो सेठ जी बोले, फिर इसे ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि यह जिंदगी भर याद रखे। दोनों सज्जन मौन बैठे रहे और उनकी स्वीकृति का वह संकेत था। सेठ जी थोड़ा चुप रहकर बोले, मैंने इसके लिए एक सज़ा सोची है, आप लोग भी सुने और निश्चित करें मैं ठीक हूँ या नहीं। अजय अंदर ही अंदर दहल गया था कि अब क्या सज़ा मिलने वाली है। सेठ जी बोले, मैं इसे कंपनी का जनरल मैनेजर बनाने की सज़ा सुनाता हूँ। यह सुनकर तो अजय उछल पड़ा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सेठ जी उठे और उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा तुम पर बहुत मैं भरोसा करने लगा हूँ, आशा करता हूँ तुम मेरे विश्वास की मर्यादा को रखोगे। अजय ने झुककर सेठ जी के पैर छुए। सेठ जी ने मैनेजर साहब से कहा, मैनेजर साहब आप इन्हें ले जाइए और सबसे इनका परिचय करवा दें। मैनेजर साहब उसे साथ ले गए और हॉल में आए। उन्होंने सबसे अजय का परिचय करवाया तो वो चपरासी घबरा कर उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। अजय ने उसे उठाया और कहा, तुम मेरे लिए काम करोगे। सारे स्टाफ से परिचय हो गया है, सिर्फ अकाउंट सेक्शन अलग था और वहाँ उसे लेकर दूसरे बुजुर्ग सज्जन गए। वो चीफ अकाउंटेंट थे। उन्होंने इस सेक्शन के स्टाफ से परिचय करवाया। यहाँ अजय ने संजय और विजय को भी देखा। संजय अकाउंट्स में और विजय स्टोर में के पदस्थ थे। उन दोनों ने उससे रिश्तेदारी दिखानी चाही मगर अजय उन्हें अनदेखी करके आगे बढ़ गया। मैनेजर साहब अजय को उसके केबिन में छोड़ आए। कुछ दिन बीते, अजय ने सब काम समझ लिया और बड़ी मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दिया। शाम को ऑफिस छूटते वक्त एक वर्दीधारी शोफर उनके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, चलिए सर, आपकी गाड़ी वो रही। अजय गाड़ी में बैठ रहा था, तभी उसकी नज़र अपने भाइयों पर पड़ी। वो लपककर उनके पास पहुंचा और बोला, भाई आप लोग बुरा मत मानना, मैं ड्यूटी टाइम में रिश्तेदारी नहीं निभा सकता, मगर ड्यूटी के बाद आप मेरे बड़े भाई ही हो। और दोनों प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आखिर तुम तो हमारे भाई ही हो। और वो वहीं गले मिले। सबने देखा और समझ गए
ये आपस में रिश्तेदार हैं। अजय के इस प्रकार उनसे मिलने से दोनों भाई खुश हो गए। अजय ने पिछली बातें भुला दी। उन्होंने और उनकी पत्नियों ने मिलकर तय किया कि वे माँ और बहन से माफ़ी मांग लेंगी। आखिर अजय अब उनका बॉस था, उससे बनाकर रखने में ही सबकी भलाई थी। बस अगले इतवार को सभी मिलकर अजय के घर आ गए और माँ और बहनों के पैरों में गिरकर सबने माफ़ी मांगी। बहुओं ने खूब मगरमच्छी आंसू बहाए। माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। वे धूर्त लोग मन ही मन खुशी मनाते हुए लौट आए। इधर शंभू दयाल तो बहुत आराम से घुन की तरह इस परिवार को नष्ट करने में लगा था। उसने तरकीब लगाकर अपनी बहन को मूर्ख बनाते हुए उससे मकान के कागजात जमा कराकर बैंक से मोटी रकम लोन लेने के तौर पर दिलवा दी। उसने समझा दिया कि वो ये रकम अपने एक दोस्त के साथ साझेदारी में व्यापार में लगा देगा, जिससे कुछ समय में रकम दुगनी हो जाएगी और तब तक बैंक का कर्जा चुका देंगे। उसने शुरू में 3 महीनों तक बहन के हाथ से एक निश्चित रकम लाकर देता रहा और कहा कि जल्दी ही इससे दुगनी रकम आने लगेगी। मूर्ख बहन शंभू दयाल की चाल में फंस गई। इधर शंभू दयाल बड़ी चालाकी से एक दिन बहन को पैसे देता और अगले दिन बैंक में किस्त जमा कराने के नाम पर वापस ले लेता। उधर बैंक में जब किस्त जमा नहीं हुई तो एक दिन बैंक से परवाना आ गया, जिसे देखकर शंभू ने चालाकी से बहन को समझा दिया कि बहन शायद एंट्री नहीं हुई है, वो जाकर सुधरवा देगा। और उस रात ही वो उस घर से भाग गया। इधर बैंक का दबाव बढ़ने लगा। दोनों भाइयों को मकान नीलामी की आशंका ने घेर लिया। बैंक ने 1 महीने का समय दिया तो दोनों भाइयों ने कुछ सलाह की और इस महीने की किस्त जमा हो गई। अब उसी प्रकार समय पर बैंक में किस्त जमा होती रही। अजय नियमित रूप से कंपनी के अकाउंट्स चेक करता था। सब ठीक चल रहा था। उसने ध्यान दिया कि आजकल संजय हर महीने कुछ विशेष तारीखों पर ऑफिस में देर तक रुकता है। उसने सोचा शायद कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता होगा। इधर वो रात को कभी भी सरप्राइज चेकिंग में गोदाम की ओर निकल जाता था। एक दिन उसे रात की चेकिंग में पहुंचने पर एक ट्रक गोदाम में लोड होता दिखा तो उसने तुरंत पहुंचकर चौकीदार से पूछा, यह किसका ट्रक है? तो उसने बताया, पिछले कुछ महीनों से हर महीने इस तारीख को एक ट्रक माल रात में जाता है। उस ट्रक को रात में लोड करने और जाने देने के लिए उसके भाई विजय का आदेश है। अजय ने ट्रक जाने दिया और उसका पीछा करके जान लिया कि ट्रक कहाँ गया है। अगले दिन ऑफिस में संजय देर तक रुका। अजय उस पर नज़र रखे था। ठीक 7 बजे एक व्यक्ति संजय के पास मिलने आया। उसने उसे एक लिफाफा दिया। संजय ने उसे जेब में रख लिया। बस तभी अजय पुलिस के साथ उसके पास पहुंचा और इंस्पेक्टर से बोला, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए और लिफाफा जब्त कर लें। उसके बाद अजय पुलिस को लेकर उस जगह गया जहाँ रात ट्रक गया था। वहाँ से पुलिस ने ट्रक जब्त किया। फिर वे सब दल बल सहित सुधांशु बाबू के घर पहुँचे और अजय ने बाहर से ही विजय को आवाज़ दी। विजय बाहर निकला और अजय के साथ पुलिस देखकर चौंक गया और भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे दबोच लिया। वे वहाँ से चले गए। अगले दिन पुलिस में मामला दर्ज हो गया। मामला अदालत में पेश कर दिया गया, जहाँ 2 सुनवाई में ही फैसला हो गया। संजय और विजय दोनों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई। अजय ने उनकी या उनकी पत्नियों की किसी की गुहार नहीं सुनी। उसने सच्चाई का साथ दिया। संजय और विजय को सज़ा मिलते ही संजय की पत्नी ने उसी रात आत्महत्या कर ली और विजय की पत्नी उससे पहले शाम को ही मायके चली गई। अजय ने सारी बात माँ को समझाई तो उन्होंने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। अजय ने रघुनाथ से मिलकर उसे समझाया और उसके बेटे को अपने यहाँ नौकरी दिलवा दी तो वे लोग उसका एहसान मानने लगे और रघुनाथ सह सम्मान अपनी बहू को लिवा ले गया।
अजय ने बैंक में बात करके लोन अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया और समय पर किस्त चुकाकर बाबूजी की अमानत वापस ले ली। उसने शंभू दयाल को ढूंढकर उससे सारे पैसे वापस प्राप्त कर लिए। इस प्रकार सुषमा देवी को भी अपने पराये की पहचान हो गई और अब वो अपने बेटे अजय के साथ सुख से रहने लगी। दोस्तों, अजय ने सच्चाई का साथ दिया और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की। उसने सेठ का विश्वास नहीं टूटने दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।